अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा है वेरिएशंस का। सही है। जिस तरीके से हमने प्रोपोर्शंस में पढ़ा था, प्रोपोर्शंस क्या होता है आपके पास कि अगर कोई भी जो है वो एक क्वांटिटी चेंज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी फर्स्ट क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से चेंज होगी। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रही है और सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। सही है। तो ये कहलाता है आपके पास, या तो प्रोपोर्शन कह दो इसको या फिर आप वेरिएशन कह दो। वेरिएशन क्या होता है? वन क्वांटिटी इज चेंज with respect to another quantity, with respect to another quantity। एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से चेंज कर रही है, दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह जो सेकंड क्वांटिटी है वो फर्स्ट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है। सही है। तो कोई भी एक क्वांटिटी अगर चेंज होती है तो सेकंड क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। इसको आप वेरिएशन भी कह सकते हो और आप इसको प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। बट प्रोपोर्शंस के अंदर हम ऐसे रिलेशंस पढ़ते हैं जो लीनियर हो। सही है। लीनियर का मतलब उसमें दोनों क्वांटिटीज का जो है वो रिलेशन क्या हो। उसमें अगर हम दो क्वांटिटीज को दो अल्फाबेट से डिनोट करें, दो वेरिएबल से डिनोट करें, तो उनकी पावर क्या हो, दोनों अल्फाबेट्स की वेरिएबल्स की वन हो, लीनियर रिलेशन हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नॉन लीनियर रिलेशन है दो क्वांटिटीज के बिटवीन, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या किसी भी किस्म का रिलेशन है, तो वो फिर हम किस में डील करते हैं? वेरिएशंस के अंदर। सही है। कोई भी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से, या सेकंड क्वांटिटी चेंज हो रही है फर्स्ट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से, कोई भी अगर एक चेंज हो रही है दूसरी भी चेंज होती है, तो ये कहलाता है वेरिएशंस। और वेरिएशंस के अंदर हम नॉन लीनियर रिलेशंस को भी डील करते हैं। सही है। दो क्वांटिटीज के दरमियान जितने भी नॉन लीनियर रिलेशंस होते हैं उनको हम किस में डील करते हैं? वेरिएशंस के अंदर। किस में पढ़ते हैं? वेरिएशंस में। सही है। और प्रोपोर्शन में क्या होता है आपके पास? लीनियर रिलेशंस को स्टडी किया जाता है। सही है। दो टाइप्स की आपके पास वेरिएशन होती है, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। सही है। दो टाइप्स की आपके पास वेरिएशन है, नंबर वन इज एंड नंबर टू। वही जो आपने प्रोपोर्शन में पढ़ी थी इधर भी वही है। एक आपके पास होती है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होती है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है आपके पास? इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज, अदर ऑल्सो इंक्रीज। इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज, अदर ऑल्सो इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। अगर एक क्वांटिटी जो है वो आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी? कम होगी। सही है। तो दिस कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सही है। अच्छा, इनवर्स में क्या होता है आपके पास? इफ वन क्वांटिटी, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज, अदर इज डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है वो बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर सेकंड क्वांटिटी आपके पास बढ़ जाएगी तो फर्स्ट क्वांटिटी कम हो जाएगी। सही। तो कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ने से तो दूसरी में क्या होगा? कम होगा, इंक्रीज हो, डिक्रीज होगा। सेम नहीं है रिलेशन। सही है। इधर क्या था? फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रही है, सेकंड भी बढ़ रही है, यस, फर्स्ट कम हो रही है, सेकंड भी कम हो रही है। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन सेकंड क्या हो रही है? कम हो रही है। सही है। इसी तरह सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी कम हो रही है, सेकंड क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दिस इज द इनवर्स वेरिएशन। सही है। अच्छा, हम दो क्वांटिटीज ले लेते हैं। एक क्वांटिटी एक्स है, सेकंड क्वांटिटी है वाई। इन दोनों के बिटवीन में बेटा ये प्रोपोर्शनल का साइन बना हुआ होगा। ये साइन को क्या कहते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, दो क्वांटिटीज के बिटवीन में है। सही है। एक एक्स क्वांटिटी है, दूसरी वाई है। अगर इन आपके पास जो है वो प्रोपोर्शनल का साइन इनवर्स रिलेशन में भी होता है और डायरेक्ट रिलेशन में भी होता है। इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन है दो क्वांटिटीज के दरमियान, एक एक्स है दूसरी वाई है। तो कैसे पता चलेगा कि दो क्वांटिटीज का रिलेशन डायरेक्ट है? अगर आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी लेफ्ट साइड
पे न्यूमरेटर में है और सेकंड क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में है, दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट साइड पे है और न्यूमरेटर्स में है, या फिर दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट साइड पे है लेकिन डिनोमिनेटर्स में है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। सही है। फर्स्ट ऊपर, फर्स्ट क्वांटिटी ऊपर तो दूसरी क्वांटिटी भी ऊपर ही है न्यूमरेटर में। फर्स्ट क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है नीचे है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या है डिनोमिनेटर में नीचे है, तो ये क्या कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स में क्या होता है, एक क्वांटिटी ऊपर होती है तो दूसरी क्वांटिटी दूसरी साइड पे नीचे होती है। एक्स ऊपर है लेफ्ट पे तो राइट पे जो है वो वाई क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा। एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती है एक साइड पे, दूसरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है दूसरी साइड पे, तो फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, कुछ नहीं होगा तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास है इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। सही है, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, जब भी ये प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है जब भी इसको रिमूव करेंगे हटाएंगे तो इक्वल भी आएगा बेटा और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हम यहाँ पे के ले लेते हैं, आप सी ले लो, कोई भी नाम रख सकते हो कांस्टेंट का, के सी ए बी डी कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो। इसी तरह एक्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा के आ जाएगा, के मल्टीप्लाई 1 के ओवर वाई। तो ये आपके पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन की एक इक्वेशन बन गई, ये इनवर्स रिलेशन की, इनवर्स वेरिएशन की एक इक्वेशन बन गई। सही है। तो इसी तरह क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनवर्स है। सही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक चीज और देख लो कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें वो किस तरीके से लिख सकता है, कितने तरीकों से लिख सकता है कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है x वेरीज डायरेक्टली एज y, x वेरीज डायरेक्टली एज y, x जो है वो वेरी कर रहा है, वेरीज डायरेक्टली एज y, तो इसका मतलब है x और y का रिलेशन डायरेक्ट है। सही है। अगर ये लिखा हुआ है x इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू y, अगर x जो है वो प्रोपोर्शनल है y के तो भी क्या मतलब है x और y का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। सही है, एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स इज वेरीज, सॉरी एक्स वेरीज एज वाई, तो इसका मतलब भी क्या है, एक्स और वाई का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। सही है। अच्छा, तो और इनवर्स में क्या लिखेगा, इनवर्स को कैसे लिख के बताता है, इनवर्स में सिंपली आपके पास लिख देता है कि एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, तो इनवर्स रिलेशन है। और एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इसका मतलब है एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और कैसे लिख देता है, एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, तो इसका मतलब है क्या है, एक्स और वाई का रिलेशन क्या है, इनवर्सली। तो याद रखो बेटा, जब भी क्वेश्चन इनवर्सली का होगा लिख के देखना मोस्ट। सही है, जरूरी है कि वो बताएगा कि इनवर्स रिलेशन है एक्स और वाई का। डायरेक्ट में क्या है वो लिख भी सकता है, डायरेक्टली है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, या सिर्फ अगर प्रोपोर्शनल लिख रहा है, सिर्फ वेरीज लिख रहा है तो भी उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। सही है, इनवर्सली में बता देगा। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो है वो हाँ डायरेक्टली में नहीं बताता, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है हमें, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक क्वांटिटी m है। सही है, हमने लिखा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन बना दिया, टू द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। सही है, सेकंड क्वांटिटी पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ n+50, स्क्वायर रूट के अंदर कौन है, n+50। सही है, तो m प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल टू और k कांस्टेंट आ जाएगा, रूट के अंदर n+50 कॉपी। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा आपको m और n की वैल्यू को गिवन देगा, क्यों, ताकि आप k कांस्टेंट निकाल लो। जब तक बेटा ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता, ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये सिनेरियो चेंज नहीं होगा, k की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। k क्या है, कांस्टेंट। m चेंज करोगे n चेंज होगा, n चेंज करोगे m चेंज होगा, लेकिन अगर k चेंज नहीं करोगे तो आपके पास बेटा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन चेंज नहीं करोगे, सिस्टम चेंज नहीं करोगे, कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक मर्तबा जो आ गई वही रहेगी। हाँ, क्वेश्चन चेंज करते हैं, सिस्टम चेंज करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ के विल आल्सो चेंज। सही है। अच्छा, अब हमें m की क्या वैल्यू गिवन दे दी, इफ m इक्वल टू 336, m की वैल्यू गिवन है 336, व्हेन n की वैल्यू कितनी है, -1। सही है, तो सबसे पहले हम k फाइंड करेंगे।
एम की वैल्यू 336 इक्वल टू के रूट एन की वैल्यू -1 प्लस 50। 336 इक्वल टू के रूट -1 प्लस 50 करेंगे क्या आ जाएगा 49। 49 का रूट लेंगे 7 आता है। 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 336 के पास आके क्या हो गया डिवाइड, तो के की वैल्यू आ गई। सही है, तो मैंने लिखा 336 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ गया के की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट आ गया आपके पास 48। सही। अच्छा पार्ट ए, अब बोल रहे हैं फाइंड, तो के निकालने के बाद हम जो है उसके बाकी सारे पार्ट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम, क्या निकालनी है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एम की वैल्यू बतानी है और पॉजिटिव बतानी है, मतलब एम फाइंड करना है। वेन एन की वैल्यू क्या है 31, एन की वैल्यू कितनी है 31, तो बताओ एम क्या होगा। हमें पता है इक्वेशन क्या है हमारे पास, एम इक्वल टू के रूट एन प्लस 50। तो एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एम कॉपी इक्वल टू के की वैल्यू 48 आ गई, वैल्यू आपस, तो 48 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 31 प्लस 50 इज 81, तो 48, 81 का रूट लेंगे 9 आ जाएगा। 48 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, आंसर आ गया 432। तो आपके पास अगर वैल्यू क्या है 31 है, तो एम की क्या वैल्यू है 432। सही। चलो अब हम करते हैं पार्ट बी इसका। पार्ट बी में क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एन की, फॉर विच एम की वैल्यू कितनी गिवन दे दी 240। एम की वैल्यू गिवन है 240, क्या बोला जा रहा है एन की वैल्यू फाइंड करो, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एन की। चलो अब हम क्या करते हैं एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एम इक्वल टू के रूट के अंदर एन प्लस 50। सही है, एम की वैल्यू पुट कर दी 240 इक्वल टू के की क्या वैल्यू हमने निकाली है 48, रूट के अंदर एन प्लस 50। 48 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 240 के डिवाइड हो गया, इक्वल टू रूट एन प्लस 50। 240 डिवाइड बाय 48 करेंगे क्या आ गया मेरे पास 5। रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू एन प्लस 50। प्लस का 50 है 25 के पास आके लेफ्ट साइड पे आके माइनस का 50 हो गया, तो एन की क्या वैल्यू आ गई 25 माइनस 50 इज -25। सही है, अगर एम की वैल्यू 240 है तो एन की वैल्यू कितनी है -25। सही है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट वेरिएशन कंप्लीट कर लिया। सही है, तो सबसे पहले आपके पास रिलेशन बनाओगे, डायरेक्ट का है या इनवर्स का है, क्या इक्वेशन बन रही है के, फिर के उसमें लाओगे कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू के कांस्टेंट आ गया, फिर आपने उस के की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपके पास वो दोनों अल्फाबेट्स गिवन होंगे। सही है, दोनों क्वांटिटीज की वैल्यूज गिवन होगी, के निकलेगा, और फिर जो आपसे डिजाइड रिजल्ट आपसे मांगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने को बोलेगा आप वो इजीली फाइंड कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ कारपेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, क्या लिखा हुआ है सिंपली प्रोपोर्शनल। हमने ऊपर पढ़ा था अगर दो क्वांटिटीज के बिटवीन सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा होगा तो इसका मतलब उन दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। और आप देखो दिमाग भी ये कह रहा है कि कारपेट है, जितना एरिया उसकी बढ़ाते जाओगे, जितना बड़ा करोगे कारपेट को एरिया वाइज, तो उतनी ही कॉस्ट भी उसकी बढ़ती जाएगी, ऐसे ही है। इसका मतलब कॉस्ट और कारपेट के एरिया का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। सही है, तो हम कॉस्ट को सी से लिख रहे हैं और एरिया को ए से लिख लेंगे। सही, तो सी डायरेक्टली है ए के, तो C equal to KA. If a carpet that measures 5 meters, carpet that measures 5 meters by 4 meters, 5 meters by 4 meters, ये क्या दे दिया 5 मीटर बाय का मतलब मल्टीप्लाई 4 मीटर, दिस इज द एरिया, बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपके पास कारपेट की जो है वो लेंथ और हाइट गिवन है या ब्रेथ गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा, क्या आ गया एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर के एरिया वाले जो कारपेट है उसकी कॉस्ट कितनी है, सी की क्या वैल्यू है $140। तो कॉस्ट की वैल्यू भी गिवन है,
एरिया भी गिवन है, दोनों क्वांटिटीज गिवन है, तो सबसे पहले आपने अननोन के फाइंड करना है। सही है, जो कांस्टेंट के है वो फाइंड करना है। सी की जगह पे 140 आ गया, डिवाइड में ए की क्या वैल्यू है आपके पास 20, आंसर इक्वल टू के की क्या वैल्यू आ गई, जीरो से जीरो कैंसिल, 140, 14 डिवाइड बाय 2 इज 7, के कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 7। सही है, पार्ट ए। पार्ट ए में बोल रहा था कॉस्ट ऑफ अ कारपेट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ कारपेट, कारपेट की कॉस्ट निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, दैट मेजर्स, और अब उसका एरिया कितना दे रहा है 6 मीटर्स, बाय की जगह मल्टीप्लाई 9 मीटर्स, तो कितना हो गया एरिया आपके पास, 6 × 9 इज 54 मीटर स्क्वायर, तो 54 मीटर स्क्वायर वाले एरिया की कॉस्ट क्या होगी, कितनी होगी वो बताओ। देखो पहले हमारे पास 20 मीटर जो कारपेट था 20 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया था, उसकी कॉस्ट $140 थी। अब एरिया 20 मीटर स्क्वायर से बढ़ के कितना हो गया, 54 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, $140 से बढ़ जाएगी। सही है, अब आओ कॉस्ट निकालते हैं, सी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारे पास इक्वेशन है। सी इक्वल टू के की वैल्यू है 7, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 54, 7 × 54 कर देंगे, तो 7 × 54, आंसर इज 378। तो अब कितनी कॉस्ट होगी, 6 मीटर्स बाय 9 मीटर्स के एरिया वाले कारपेट की, $378। सही है। अच्छा, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कारपेट, कारपेट की लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, कारपेट की लेंथ निकालनी है। सही है, एरिया में क्या होता है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ऐसे ही होता है ना, तो अब लेंथ निकालनी है, लेंथ को एल से लिख लेते हैं, कारपेट की लेंथ निकालो कितनी होगी, दैट हैज अ विड्थ, और उसकी विड्थ गिवन दे दी, डब्ल्यू से लिख लेते हैं 10 मीटर्स, एंड कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट कितनी है, सी डॉलर्स 840। अगर एक कारपेट है जिसकी कॉस्ट, जो आपने उसको परचेज किया उसकी कॉस्ट प्राइस थी $840, और उसकी विड्थ है 10 मीटर, तो उसकी लेंथ कितनी होगी ये बता दो। सही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू के ए, यही है, ये इक्वेशन है हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। सी की वैल्यू कितनी 840, डिवाइड बाय के की क्या वैल्यू है, के की क्या वैल्यू निकाली है कांस्टेंट की 7, इक्वल टू ए, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि आपके पास जो कारपेट है वो रेक्टेंगल है। सही है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो 840 डिवाइड बाय 7 कर दिया, 120 आ गया, इक्वल टू लेंथ फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई विड्थ गिवन है कितनी 10, 10 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और एल के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 120 डिवाइड बाय 10 करेंगे, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 12 मीटर। तो एक ऐसा कारपेट जिसकी जो है वो विड्थ 10 मीटर है और उसकी लेंथ अगर 12 मीटर है, तो उसका कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी आपको, $840। सही है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सही है, तो आपके पास यहाँ पे हुआ क्या है, पहले कॉस्ट कितनी थी, पार्ट ए के अंदर अगर आप देखो 140 से बढ़ के क्या हो गई थी फिर 378। सही है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, गिवन दिया हुआ है y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, x-2 का क्यूब, डायरेक्टली है तो y भी न्यूमरेटर में होगा, x-2 का क्यूब भी क्या होगा, न्यूमरेटर में। सही है, बीच में प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, तो y प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल टू के कांस्टेंट आ गया, x-2 का होल क्यूब। सही है, अच्छा कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज, आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, मतलब x की वैल्यू -2 गिवन है, तो इससे बताओ y क्या है ये निकालना है, y की वैल्यू -16.2 है, तो x की क्या वैल्यू है वो बताओ, x की वैल्यू 24 है, तो y की वैल्यू क्या है वो बताओ। तो सबसे पहले हमें k निकालना है, मतलब क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए x गिवन है तो y निकालना है, y गिवन है तो x निकालना है, तो कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है, कोई एक क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई एक वेरिएबल फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें k निकालना पड़ेगा। k निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, तो जब भी बेटे एक ऐसा टेबल गिवन होगा तो एक पेयर ऐसा होगा जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी। सही है चलो, तो x की वैल्यू है हमारे पास 32 और y की वैल्यू है 2025, तो y की जगह पे हमने 2025 पुट किया, इक्वल टू के, x की वैल्यू 32 पुट कर दी, -2 और उसका क्यूब, तो 2025 इक्वल टू के, 32 -2 30 हो गया, 30 का आपने क्यूब कर दिया, 27,000 होता है। सही है, कितनी वैल्यू होती है,
27,000 30 का क्यूब। सही। अच्छा वो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर आके डिवाइड हो गया 27,000। तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 27,000 से। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, के की क्या वैल्यू आ गई, डेसिमल में आ रही है 0.075 और फ्रैक्शन में आ रही है 3/40। दोनों लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है। चलो अब हम जो है वो सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई। तो वाई इक्वल टू 0.075, के की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सही है। तो y इक्वल टू के की वैल्यू 0.075 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, -2, और -2 कॉपी होल क्यूब। सही है। तो y की क्या वैल्यू आएगी, -2 -4 हो जाएगा, -4 का क्यूब किया -64, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.075 से। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 4.8। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4.8। सही है। चलो नेक्स्ट, x की वैल्यू 24 है तो y निकालो क्या होगा। सही। तो अब इसी तरह y निकालना है, y इक्वल टू के की वैल्यू 0.075, x की वैल्यू 24 -2 उसका क्यूब, 24 -2 22 उसका क्यूब कर दिया हमने। सही है। 10,648 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 0.075। तो आंसर आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 798.6। मैंने लिख दी यहाँ पे वैल्यू 798.6। अच्छा भाई, इसी तरह हमारे पास क्या है, y की वैल्यू गिवन है 16.2, y की वैल्यू 16.2 कॉपी इक्वल टू के की वैल्यू 0.075 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 का होल क्यूब कॉपी हो जाएगा 16.2, ये 0.075 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे, राइट पे आके क्या हो गया, सॉरी राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 0.075। तो आंसर आ गया आपके पास इक्वल टू x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब कॉपी हो जाएगा। वैल्यू आ गई, रूट में डेसिमल में लिख लो या फ्रैक्शन में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 640/3 ये वैल्यू आ रही है। सही है। इसके इक्वल है x-2 का होल क्यूब के। अच्छा तो अब मुझे क्यूब हटाना है, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब हटाने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट आ गया दोनों साइड पे, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, इस वैल्यू को हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो आंसर आ रहा है बेटा 5.975 इक्वल टू x-2, माइनस का 2 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, +2 इक्वल टू एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 5.975 में आप 2 ऐड कर दो, आपके पास वैल्यू आ गई 7.975, 2 डिजिट्स में लिख देते हैं। सही है। तो अगर आपके पास जो है वो y की वैल्यू 16.2 है तो फिर x की वैल्यू कितनी है, 7.97। सही है। चलो तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस टेबल को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन 4 जो है वो हम नहीं करते, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सही है। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। आपके पास एक क्वांटिटी है सी, सी में क्या है, मोर देन। सही है। मोर देन, C+4, सी में क्या है, 4 ज्यादा है, मोर है ना, 4 ऐड कर दो सी में, मोर देन कर दो, कितना, C4। इसका मतलब सी, हाफ ऑफ 4 मोर देन सी का मतलब है सी में पहले 4 ऐड हुआ, देन डिवाइड बाय 2 हो गया। और बी किसके, +4/2 के। सही है। तो बी प्रोपोर्शनल का साइन हटा इक्वल टू के C+4/2।
अब हमें सबसे पहले के निकालना है। इफ बी की वैल्यू गिवन देती -21 एंड सी की वैल्यू भी गिवन है 10, तो सबसे पहले हम इधर के फाइंड कर लेंगे। बी की वैल्यू -21 इक्वल टू के की वैल्यू के कॉपी किया, सी की वैल्यू 10 + 4 डिवाइड बाय 2, तो 10 + 4 14 डिवाइड बाय 2 7 आ जाएगा। -21 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड। तो के की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, -3। सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट ए पे। फाइंड, पार्ट ए में बोल रहा था वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट ए में, बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। व्हेन 2c + 4, 2c + 4 की कितनी वैल्यू है, 40। सही है। चलो, हमारे पास इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू के c + 4/2। अच्छा, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी गिवन दी हुई है, 2c + 4 की वैल्यू गिवन दी हुई है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में जो c + 4 है उसको 2 बनाना है, उसको क्या बनाना है, 2। सही है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय 2 भी करेंगे। सही। अब 2 पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ, सी से। के की वैल्यू जो आई है वो कॉपी कर दो, -3 ब्रैकेट में। 2 पहले सी से मल्टीप्लाई हुआ, 2c हो गया, प्लस। अच्छा, एक चीज, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमें 2c + 4 की वैल्यू दी हुई। अच्छा, 4 को चेंज नहीं कर रहा है, 4 वो अपनी जगह पे ही रहेगा। 2c + 4 है, तो हम जो है वो सिर्फ c को, अब ये ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट में c लिखा हुआ है, क्या है फॉर्मूला, c + 4/2। सही है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में आपके पास c लिखा हुआ है, हम्म, के बी कॉपी इक्वल टू के की वैल्यू -3 पुट कर दो, और ये 2 डिवाइड में है ना, बी के पास आके मल्टीप्लाई में भेज दो इसको। बी के पास अभी हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं भेजते, 3 के डिवाइड में लिख देते हैं। सही है। -3/2। और सी के साथ क्या चाहिए मुझे, सी के साथ क्या चाहिए, 2। 2c से मल्टीप्लाई भी होगा और 2c से क्या होगा, डिवाइड भी होगा। सही है। और प्लस का 4 आपके पास क्या हो गया, कॉपी हो गया। सही। अच्छा, अच्छा, एक काम हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं ना, ये हमारे लिए मुश्किल हो रहा है ना, तो हम एक काम ये कर सकते हैं। हमें क्या गिवन दिया हुआ है इधर, 2c + 4 किसके बराबर है, 40 के। यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते, काम कितना आसान हो जाएगा। सही है। चलो, तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, c 40 प्लस का 4 है, राइट पे आके -4 हो गया। 40 - 4 इज 36, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास। 36 डिवाइड बाय 2 इज 18। तो k की वैल्यू -3 पुट की, c की वैल्यू 18 + 4 डिवाइड बाय 2। सही है। तो 18 + 4 22 हो गया, डिवाइड बाय 2, आंसर इज 11, मल्टीप्लाई -33, -3 मल्टीप्लाई बाय 11, 18 + 4 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3। b की वैल्यू आ गई -33, बट क्वेश्चन में बोला है बी स्क्वायर निकालना है, बी नहीं निकालना। इसका मतलब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देनी है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, -33 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो 1089 आ गया। सही है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1089। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट 2 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन बी की वैल्यू गिवन दी हुई है -6। सिंपल है, आसान पार्ट है। सी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू गिवन है -6। क्या है, बी इक्वल, बी 6 इक्वल, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू फाइंड करना है, +4। c + 4 के साथ -6 के पास आके डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड में है, 6 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू c + 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 डिवाइड बाय थ्रू 3, आंसर इज 2। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो c + 4 किसके बराबर है, 4 के। तो प्लस का 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, -4। तो c4 - 4, आंसर इज 0। सी की क्या वैल्यू आ गई, 0। अगर आपके पास जो है वो बी की वैल्यू -6 है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 0। सही है। पार्ट सी, पार्ट सी में बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ b + c व्हेन b इक्वल टू c।
आपको किसकी वैल्यू निकालनी है पार्ट सी के अंदर? पार्ट सी में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी व्हेन बी एंड सी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बी और सी की वैल्यू बताओ क्या है। फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? बी। बी की जगह पे सी लिख दो या सी की जगह पे बी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी की जगह पे मैंने लिख दिया बी कॉपी इक्वल टू के की वैल्यू -3। सी की जगह पे भी बी लिख दिया +4/2। तो ये 2 डिवाइड में इधर बी के पास आके मल्टीप्लाई हो गया 2b। -3 बी पहले बी से मल्टीप्लाई होगा -3, तो -3 भी हो गया। फिर ये -3 4 से मल्टीप्लाई होगा, -3 × 4 इज 12। सही है। माइनस का 3b राइट पे आके क्या हो गया, सॉरी लेफ्ट पे आके प्लस का 2b प्लस का 3b। तो 2b + 3b = -12। 2b + 3b 5b। तो b फाइंड करना है तो 5 -12 के पास जाके क्या हो गया, डिवाइड। सही है। तो b की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? b की वैल्यू आ रही है -12/5। तो b की वैल्यू अगर -12/5 है तो c की वैल्यू भी कितनी होगी, -12/5, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। और हमें अब निकालना क्या है, b + c। b और c को क्या करना है, ऐड करना है। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, सही है। b और c को हम इधर ऐड कर देंगे, b + c। b की वैल्यू है -12/5 प्लस सी की वैल्यू भी है -12/5। तो प्लस माइनस -12/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक मर्तबा डिनोमिनेटर में 5 लिखा जाएगा और न्यूमिनेटर वाले दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। -12 -24। तो बी प्लस सी का आंसर कितना आ गया, -24/5। चलो बेटा, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया। जो जो चीजें फाइंड करने को बोली थी इजीली हमने फाइंड कर ली। आज हम अपना इस टॉपिक के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम फिनिश करेंगे, खत्म कर लेंगे।